अच्छा, आपने एक सबमरीन के बारे में पढ़ा? इंडियन एक्सप्रेस पे आया था, आईएनएस अरिदमन। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। आईएनएस अरिदमन, तो SSBN या NB करके लिखा होता है। जब भी ये टर्म दिखती है आपको तो एस से यहाँ पे सबमर्सिबल रहता है। अगर शिप होती तो एक एस आपका शिप के लिए होता है, पर यहाँ पे सबमरीन आएगी तो एक सबमर्सिबल आ गया। दूसरा बी है तो बैलिस्टिक के बारे में बात कर रहा होगा, और एन लिखा है तो न्यूक्लियर कैपेबल। तो ये जो आपकी आईएनएस अरिदमन है, एक क्लास आती है दैट इज अरिहंत। अरिहंत पहली थी सबमरीन इस कैटेगरी में, इसलिए क्लास का नाम किस पे पड़ गया? अरिहंत के ऊपर। और ये तीसरे नंबर पे है आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिहंत आई पहले, फिर अरिघात आई, और फिर थर्ड नंबर पे आईएनएस अरिदमन आई। तो ये चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन दोनों के, तीनों के बारे में देख लो पहले। आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये 2016 में इसको कमीशन करा गया था। अब देखो, सबमरीन सबमर्सिबल होती है, पानी के नीचे रहेगी, पानी के नीचे से आप अटैक कर सकते हो। इवन जब आइरिस डैना के बारे में आपने पढ़ा था, किसकी शिप थी ये? ईरान की थी। और जो सबमरीन थी शेरोलेट नाम की, वो यूएस की थी। तो उन्होंने पानी के नीचे से अटैक करा था। तो ये क्या कैपेबिलिटी शो करता है? एक तो डेटरेंस तो होती है, जब भी आपके पास न्यूक्लियर वेपन के न्यूक्लियर कैपेबल एम्यूनिशन होते हैं या फिर वॉरहेड्स अवेलेबल होते हैं आपके पास, तो डेटरेंस तो रहती है साइड वाली कंट्री को डराने के लिए, डेटरेंस। और डेटरेंस का मतलब, नए स्टूडेंट काफी दिख रहे हैं आज, तो डेटरेंस का मतलब होता है दूसरे को डराना, कि हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, सबमरीन्स हैं या वेपन्स हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है। अब इसमें जो फायर पावर ऐड करी गई थी वो K-15 सागरिका मिसाइल्स है। ये पहले वाली सीरीज थी, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है। और ये लगभग 700 किलोमीटर तक की रेंज पे अटैक कर सकती हैं, मतलब जहां से इनको डिप्लॉय करा जाएगा, जहां से इनसे अटैक करवाया जाएगा, 700 किलोमीटर तक जाती हैं। और वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स लगी हुई हैं 4। जैसे दमन के अंदर आप देखोगे 8 लॉन्च ट्यूब्स लगी हैं। जैसे जैसे आप आगे को जाओगे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करती चलेगी। तो यहाँ पे आपको अभी 4 ट्यूब्स दिख रही हैं। डिस्प्लेसमेंट इसकी 6000 टन की है। डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप सबमरीन या शिप के केस में पढ़ते हो तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो वाटर नहीं डिस्प्लेस होता रहता शिप के साइड में, जैसे बीच में शिप चल रही है, यहाँ पे पानी की ऐसे लहरें बनती हैं, और वो जो छोटी शिप्स या सबमरीन्स इसके आसपास जाएंगी वो साइड हट जाती हैं। रीजन, जितना वजन इसका खुद का होगा उतनी डिस्प्लेसमेंट रहती है। तो 6000 टन की डिस्प्लेसमेंट है। और इसको पावर कैसे करा गया है? मतलब एनर्जी की सप्लाई भी तो चाहिए। सबमरीन पहले क्या होता था, कन्वेंशनल जो आपके डीजल वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम ज्यादा ऑपरेट करते थे। इवन जो हमारे पास ज्यादा सबमरीन्स दिखेंगी भी आपको, वो कन्वेंशनल फॉर्म पे दिखती हैं। अब उसकी एक दिक्कत रहती थी, रिफ्यूलिंग के लिए बार बार जमीन पे आना पड़ेगा, वाटर के सरफेस पे आना पड़ेगा, दोबारा से नीचे जाएगी। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, लाइट वाटर के न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं प्रेशराइज्ड वाले फॉर्म के, और उसी से 83 मेगावाट तक की एनर्जी जनरेट कर ली जाती है। ये तो जस्ट बेसिक आया आईएनएस अरिहंत का। इसके बाद आता है आईएनएस अरिघात। अब इसे 2024 में करा गया था डिप्लॉय, इसी सीरीज में, दैट इज अरिहंत क्लास की। 2024 में इसे कमीशन करा गया। सेम है, जैसे पावर लॉन्च ट्यूब जैसी आपने अरिहंत के अंदर देखी, वैसे आपको अरिघात के अंदर भी मिल जाएंगी। बस फर्क कहाँ पे पड़ा कि टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस्ड होगी। जो वेपन्स आपने अरिहंत के अंदर लगाए, उससे ज्यादा एडवांस वेपन आपको अरिघात के अंदर दिखाई देंगे। तो जैसे यहाँ पे देखा ना आपने, K-15 सागरिका मिसाइल्स यहाँ पे डिप्लॉय करी गई थी। यहाँ पे कलाम सीरीज की K-4 मिसाइल्स आ जाएंगी। ये कलाम सीरीज है, वो अलग थी K-15 सागरिका, ये पहले वाली मिसाइल थी। ये K सीरीज जो चलाई थी, K-1 आया इसमें, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6 के अंदर आपने एक टेक्नोलॉजी देखी, वो अपग्रेड कर दी गई थी, MIRV टेक्नोलॉजी, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। एक ही मिसाइल के अंदर 2 या 3 वॉरहेड ऐड कर दिए गए थे। तो इसके अंदर जो सीरीज है दैट इज K-4 मिसाइल्स, जो आपकी आईएनएस अरिघात है। और उसके अलावा एडिशनली आप देखोगे तो सागरिका भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। K-15, मतलब जैसे फीचर ऊपर वाली में थे, वही थोड़े से अपग्रेडेड फीचर आपको आईएनएस अरिघात के अंदर मिलेंगे। इसके बाद थर्ड आती है दैट इज आईएनएस अरिदमन। इसे 2026 में अब जाके कमीशन करा। संडे को आया था ये वाला आर्टिकल, संडे या सैटरडे को आया था मेरे ख्याल से, सैटरडे। तो 2026 में इसे कमीशन करा गया। अब देखो, इसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स और ज्यादा ऐड कर दी। पहले 4 देख रहे थे आप, अब आपको यहाँ पे 8 दिखाई देंगी। ज्यादा एडवांस्ड रिएक्टर इसमें लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि ताकि पावर की सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज करी जा सके। वहां पे 83 मेगावाट की थी, इसमें बोला और ज्यादा हमें एनर्जी डेवलप करवानी है। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 7000 टन तक का चला गया। पिछले वालों में आप देखोगे तो 6000 टन के आसपास था। इसके अलावा SSN,
सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर, मतलब जो कन्वेंशनल वेपन है उनको भी कैरी करेगा, और साथ में शिप सबमर्सिबल गाइडेड न्यूक्लियर, इसका मतलब है जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ जो मैनूवरिंग कर सकती हैं, अगर उनका जो टारगेट है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसके लिए गाइडेड न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो भी ऐड करी गई हैं। और इसके साथ K-15 मिसाइल अभी भी लगी हुई हैं अलॉन्ग विद दिस K4 मिसाइल्स, जो K सीरीज, ये जो K सीरीज आई थी ना, कलाम साहब जी के नाम पे रखा था इसको K सीरीज, ये बनाई स्पेशली किसके लिए, सबमरीन्स के लिए, कि इनको हम सबमरीन से लॉन्च करेंगे। एंड उसके बाद आ गया SSBN, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, पानी के नीचे रहेगा, शिप लाइक स्ट्रक्चर है, बड़ा है, देखा आपने वजन कितना है, 7,000 टन तक का जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका खुद का वजन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी हैं, न्यूक्लियर कैपेबल तो ये है ही, अलॉन्ग विद दिस कन्वेंशनल जो वेपन है जो ट्रेडिशनली हम बनाते आए हुए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तो बेसिक आ गया सारा। तो अभी इंडिया ने इंडक्ट कर लिया थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है INS अरिदमन, और इसी के साथ ये थर्ड वाला हमने ऐड कर लिया है। और रिसेंट जो कमीशंस हैं, इसके पहले आपने फ्रिगेट को भी देखा, INS तारागिरी के बारे में आपने पढ़ा था, उससे थोड़ा टाइम पहले जाओगे आपने INS अंजादीप देखा था। अंजादीप क्या था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर शैलो क्राफ्ट था वो, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर शैलो क्राफ्ट, ये अंजादीप की बात करी। ए से ही अरनाला था, ए से ही एंडोर था, वो भी कैसे थे, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज होने वाले। INS तारागिरी देखा था, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। वैसे आपने हिमगिरी डिप्लॉय करा, देन उदयगिरी को डिप्लॉय करा, वो प्रोजेक्ट 17A के पार्ट है। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया अपने इंडियन ओशन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस भी बना रहा है, और उसी के साथ डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये जो न्यूक्लियर कैपेबल हमारी सबमरीन है इसे भी डिप्लॉय करा गया, ताकि जो आसपास की कंट्रीज हमें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती हैं नेगेटिवली, उनको पता रहे कि हमारे पास भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स है यहाँ पे। INS अरिदमन ये थर्ड आ जाएगा, न्यूक्लियर पावर्ड है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, और कौन सी क्लास आएगी, दैट इज अरिहंत। और अरिहंत क्लास क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि पहला जो सबमरीन था INS दैट इज अरिहंत 2016 में जिसे डिप्लॉय करा था। INS अरिघात आता है 2024 में, और डेवलपमेंट कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हुई, तो ATV एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल, इसी प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा डेवलप वगैरह करा गया। बाकी मैंने आपको बता दिया, इसका मेन काम वही रहेगा, गश्त लगाने का, डेटरेंस क्रिएट के लिए है, और दूसरा प्रोटेक्शन जो हमें वाटर वेज के ऊपर प्रोवाइड करके रखनी है। देन एनहांस मिसाइल कैपेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है जब आप तीसरी डिप्लॉय कर रहे हो एक सेम क्लास की, तो उसमें ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आपने ऐड करी होगी। तो 8 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब देखी इसमें, शुरू में आप देख रहे थे 4 ही लगी हुई थी, फिर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा। K-15 का ही नाम सागरिका मिसाइल है, उसी की बात कर रहे हैं। और इसके अलावा K4 अभी भी इंक्लूडेड है, दैट इज उसकी लगभग रेंज आपको 3500 किलोमीटर तक की मिलेगी। एंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इसमें इंक्लूडेड है। न्यूक्लियर ट्रायड का एग्जांपल भी आ जाता है, ट्रायड, न्यूक्लियर ट्रायड, मतलब आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गई है तीनों एरियाज में, वो समंदर हो या हवा हो या फिर जमीन हो। तो इंडियन आर्मी अग्नि मिसाइल आपने पढ़ा था, अग्नि मिसाइल भी कैसी है, न्यूक्लियर कैपेबल है, और हमारी एयरफोर्स भी उसे यूज कर रही है, देन अपनी इंडियन आर्मी भी यूज कर रही है, और इवन उसे नेवी के लिए भी रखा गया। और वो कौन सी कैटेगरी में आती है, बैलिस्टिक या क्रूज, बैलिस्टिक्स में आती है। ठीक है, उसके बाद आपने जो डेवलप करी थी विद रशिया, क्या नाम था उसका, क्रूज मिसाइल थी वो, ब्रह्मोस, पर उसको अभी के लिए डिप्लॉय करा गया है फ्रॉम ट्रायड, तीनों एरियाज में आप यूज कर पा रहे हो। अब ये सबमरीन आ गई, सबमरीन भी कैसी है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो अगेन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर ट्रायड बन रखा है, तीनों एरियाज में हम न्यूक्लियर कैपेबल जो वॉरहेड्स हैं हमारे पास, वेपन सिस्टम्स हैं, उनका यूसेज कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जमीन का एग्जाम्पल देखोगे अग्नि मिसाइल्स आगे, एयरफोर्स में आपका राफेल और सुखोई 30 मार्क 1 के अंदर भी सेम मिसाइल सिस्टम आपको डिप्लॉयड मिलेंगे। इसके अलावा सी में भी आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन्स हैं उनको भी हमने डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ पे जो ब्रह्मोस है वो आपका सुपरसोनिक की कैटेगरी में मैंने बात करी, ठीक है। सुपरसोनिक क्यों बोला, सुपरसोनिक कितना मैक नंबर था, 0.5 भी लगा लो, 5 का बोल रहे हैं कि टेस्ट कर लिए है, पर अभी आप देखोगे अगर PIB वगैरह के ऊपर उस पर उतना ही दिया हुआ है सुपरसोनिक की ही रेंज में, ठीक है। बाकी ऑपरेशनल माइलस्टोन जब हमने ये अचीव करा तो हम बड़े सिलेक्टेड ग्रुप के साथ भी आ जाते हैं, जैसे US, रशिया, UK, फ्रांस एंड चाइना, जिनके पास न्यूक्लियर डेटरेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। और फ्यूचर स्ट्रेटेजिक रोड मैप हमारा यही है, जिसको हमने कोड नेम दिया है S4, वो जो शुरू में लिखा था ना SSBN, S फॉर सबमर्सिबल था, शिप था, बैलिस्टिक था और न्यूक्लियर कैपेबल, तो उसी को दिया है ये कोड नेम S4, कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनमें हम SSBN वाली कैटेगरी ऐड करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स रहेंगी, न्यूक्लियर कैपेबल वॉरहेड्स रहेंगे, सबमर्सिबल रहेगा अगर पानी की बात कर रहे हैं, शिप रहेंगे अगर पानी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी एंटायर जो चीजें हमें ऐड करनी है। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट 75I,
ये पहले का आ जाता है, इसको भी हम साथ में ही डेवलप कर रहे हैं, पर ये कन्वेंशनल सबमरीन्स वाला है। जो अभी आपने अरिहंत वाला पढ़ा, ये न्यूक्लियर कैपेबल था, ये कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं। और इनकी अभी भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी ये हमने इक्विप कर दी है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन, एयर से इंडिपेंडेंट रहेगा जब उसका फ्यूल बर्न करेगा, क्योंकि हवा में क्यों आ रहा था वो, हवा मतलब सरफेस के ऊपर जब सबमरीन आ रहा था तो उसको क्या करवाना पड़ता था, ऑक्सीजन का इनटेक करवाना पड़ता था ताकि फ्यूल की बर्निंग कॉन्टिन्यूटी में बनी रहे। इसी वजह से प्रोजेक्ट जो आपका 75 आई था उसमें हमने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम भी ऐड करा था कि बार बार वाटर सरफेस के ऊपर ना आना पड़े, वो जमीन के नीचे पानी के नीचे भी अगर रहेगा तो उस केस में भी क्या होगा, फ्यूल की बर्निंग चलती रहेगी कॉन्टिन्यूटी में। तो दैट्स ऑल। अरे दमन के बारे में आपको याद रखना है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आया वो याद रखना है।